हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। 11th क्वेश्चन है हमारा, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स व्यूज ऑन इंटेलिजेंस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, जिसमें कि 9 प्रकार की बुद्धि का इन्होंने वर्णन किया था। 9 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई थी। तो हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो कि सही है? फर्स्ट ऑप्शन है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस द सुपीरियर मोस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। क्या इनके बुद्धि के सिद्धांत में ऐसा कुछ है कि इन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि को सर्वोत्तम माना हो, मतलब सर्वोत्तम प्रकार माना हो? बिल्कुल नहीं। किसी भी बुद्धि के प्रकार को इन्होंने सर्वोत्तम की संज्ञा नहीं दी है। ऑप्शन नंबर 2 है ability to understand the feelings of others is referred to as a musical intelligence। किसी के भी भावनाओं को समझने की क्षमता जो है वो संगीतीय बुद्धि कहलाती है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अगर कोई किसी की भावनाओं को समझने की क्षमता रखता है तो वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में ना आकर के वो कॉग्निटिव में आता है। थर्ड ऑप्शन है इंटेलिजेंस इज ऑफ 3 काइंड्स, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। ये भी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुद्धि जो है वो उन्होंने 9 प्रकार की बताई हुई है, ना कि 3 प्रकार की। फोर्थ ऑप्शन इज ईच इंडिविजुअल हैज वेरीड लेवल्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धि की विविध स्तर निहित करता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हर प्रकार की, जो उन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, उन 9 प्रकार की बुद्धि में हर एक टाइप की बुद्धि हर एक व्यक्ति में पाई जाती है, बस केवल वो अलग अलग लेवल्स पे होती है। मतलब किसी की किसी प्रकार की बुद्धि ज्यादा होती है तो किसी की किसी प्रकार की। तो इस वजह से हमारा लास्ट ऑप्शन जो है ईच इंडिविजुअल हैज वेरीड लेवल्स ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस, मतलब हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों की विविध स्तर पर निहित करता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा असर्शन और रीजन का। A teacher should encourage students to verbalize their thoughts while working on a problem। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब अगर कोई बच्चा है वो किसी समस्या पे काम कर रहा है तो अध्यापिका को इस बात के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए कि उसके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसका वो मौखिकीकरण करे, मतलब उसको वर्बलाइज करे। रीजन इसका क्या दिया है? प्राइवेट स्पीच फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। निजी वाक बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करता है। मतलब बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो प्राइवेट स्पीच है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारा रीजन बिल्कुल सही है। कॉलबर्ग की थ्योरी में, कॉलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो प्राइवेट स्पीच के लिए ये संज्ञानात्मक विकास अगर बच्चों का करना है तो उसमें प्राइवेट स्पीच जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। इस वजह से हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। मतलब कि बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है अ टीचर कैन काउंटर प्रिवेलेंट सोशल जेंडर स्टीरियोटाइप्स बाई। एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताओं को कैसे प्रभावहीन बना सकती है? मतलब कि समाज में जो जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताएं फैली हुई हैं उनको कम करना हो या प्रभावहीन बनाना हो, तो इन दोनों को ही करने के लिए अध्यापिका क्या कर सकती है? पहला, ensuring गर्ल्स प्ले ओनली बैडमिंटन एंड बॉयज प्ले ओनली फुटबॉल इन शॉर्ट्स पीरियड। इसका कोई मतलब ही नहीं है, गलत है ये ऑप्शन, क्योंकि दोनों बच्चे, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, बैडमिंटन या फिर फुटबॉल दोनों ही खेल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है ensuring गर्ल्स गेट अपॉर्चुनिटीज टू हैंडल द टीचर्स रजिस्टर एंड हेल्प हर। या सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के अवसर मिले। ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड है सीकिंग द हेल्प ऑफ बॉयज इन मूविंग फर्नीचर। फर्नीचर इधर से उधर रखने में केवल लड़कों की सहायता लेना, ये भी बिल्कुल ही गलत है। लास्ट ऑप्शन है मेकिंग ऑल जेंडर्स पार्टिसिपेट इन म्यूजिक डांस एंड कॉम्पिटिशंस।
सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य व पाक कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना। ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। म्यूजिक हो, डांस हो, चाहे कुकिंग के कंपटीशन हो, हर जेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। इस तरीके से क्या होगा, जो जेंडर संबंधी रूढ़िबद्धताएं हैं वो प्रभावहीन होंगी। तो ऑप्शन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14 है, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एमंग लर्नर्स। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू गिव एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू। इनमें से क्या है जिसकी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देने से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। फर्स्ट है रोट मेमोराइज द कंटेंट। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए ये तो बिल्कुल ही एनसीएफ में इस चीज के लिए मना किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है पैसिवली इमिटेट द टीचर। ये भी अगेंस्ट है इसके, क्रिटिकल थिंकिंग को इस तरीके से कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। थर्ड ऑप्शन है कोरोबोरेट डिफरेंट इंफॉर्मेशन। और फोर्थ है टू थिंक डाइवर्जेंटली ऑन अ प्रॉब्लम। किसी भी समस्या पर अपसारी चिंतन करना। तो ये दोनों ऑप्शन है हमारा थर्ड और ये फोर्थ, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्ड एंड फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। एक संरचनावादी कक्षा में टीचर एम्फेसाइजेज अपॉन। अध्यापिका किस पर जोर देती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, नाम से ही कंस्ट्रक्शन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा करने पे जोर दिया जाए, करके सीखने पर जोर दिया जाए, उसको कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। मतलब कि रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती है। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।